नमस्कार दोस्तों, स्टडीइंग पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है, तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मतलब ये है कि वहां का जो मुख्यमंत्री है उसका इलेक्शन होने वाला है। इस बात को लेके बीजेपी वर्सेस डीएमके, इन दोनों को बहुत बड़े बड़े मुद्दे मिल गए हैं जिसपे ये दोनों बातें करें। लेकिन जो रियलिटी है, जो रियल मुद्दे हैं, उस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे हिंदी इम्पोजिशन को लेके जो डीएमके की सरकार है वो बहुत बड़े बड़े आरोप लगाई है बीजेपी की सरकार पे। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हिंदी एक मास्क है, संस्कृत उसका छिपा हुआ चेहरा है। भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच बोले सीएम स्टालिन। जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, इनका कहना यह है कि बीजेपी की जो सरकार है वो ये चाहती है कि तमिलनाडु में क्या हो, हिंदी पढ़ाया जाए। और यही शायद वजह है जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2152 करोड़ का जो फंड था उसको देने से मना कर दिया। यहाँ पे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको चाहिए ये फंड तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक 3 लैंग्वेज का पॉलिसी है। 3 लैंग्वेज मतलब ये है, और ये थोड़ा बारीकी से समझिएगा क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं किया जाता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बताया गया है कि सबसे पहला लैंग्वेज जो आपको चूज करना है दैट इज मदर टंग। मदर टंग चूज करें, फिर आप एक इंडिया का जो नेटिव लैंग्वेज है उसको चूज करें, और फिर एक थर्ड नंबर पे कोई भी ऐसा लैंग्वेज, चाहे वो इंडिया का हो और चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, आप चूज कर सकते हैं। मतलब आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजन के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि कौन सा रीजन, कौन सा जो लैंग्वेज है उसको चूज करना चाहता है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो गलत आरोप है, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मतलब लाजमी हो जाता है। किसी भी स्टेट में अगर दो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे अगर डिफरेंट डिफरेंट पार्टियों का सरकार है तो यहाँ पे दोनों तरफ से ये कोशिश होती है कि मुद्दा को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा उसको सर्कुलेट किया जाए ताकि लोगों का ध्यान उधर आए। तो यहाँ पे आज के दिन में अगर देखा जाए दोस्तों तो दो इशू है जो तमिलनाडु के इलेक्शन को पूरा डोमिनेट कर रही है। पहला तो ये है कि लैंग्वेज वाला वॉर। ये जो हिंदी को लेके इम्पोजिशन बार बार तमिलनाडु का गवर्नमेंट जो बोलती है वो डीएमके का हिस्ट्री रहा है कि हमेशा से उन्होंने हिंदी को अपोज किया है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेशन को लेके। तमिलनाडु या अगर पूरा साउथ इंडिया की बात करें तो उनका जो प्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के भीतर वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट में जो सीट बांटे जाते हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है, वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस स्टेट में ज्यादा जनसंख्या होती है उसी स्टेट का सबसे ज्यादा सीट मिलता है कहाँ पे, पार्लियामेंट के भीतर। और साउथ इंडिया में क्या हुआ दोस्तों, जो पॉपुलेशन है वो काफी डिक्लाइन किया है, मतलब नॉर्थ के कंपेयर में अगर देखा जाए तो इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया है उसके पास ज्यादा पार्लियामेंट में सीट है। और जबकि साउथ इंडिया की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो उन लोगों का जो सीट है वो बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी लड़ाई अभी भी कंटिन्यू है। तो आपको बता दें ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो गई है, क्योंकि जो डीएमके का सरकार है, जो एमके स्टालिन की गवर्नमेंट है, उनका मानना यह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिंदी इंपोज करके, यहां तक इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती, जैसे बोला कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में बोले जाने वाली कई भाषाओं, जैसे मैथिली हो गया, ब्रज भाषा हो गया, बुंदेलखंडी हो गया और अवधी हो गया, को हिंदी के प्रभुत्व ने नष्ट कर दिया। मतलब हिंदी को ज्यादा बढ़ावा देने के कारण कहीं ना कहीं ये जो भाषाएं हैं वो धीरे धीरे अपना जो महत्व है उसको खो दिया है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये सच्चाई भी है, लेकिन यहाँ पे दो राय है जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहले कि लैंग्वेज का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो दोस्तों समझना ये है कि जो लैंग्वेज होता है वो फंडामेंटल पार्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी होता है। मतलब अगर हमारे संस्कृति में से हमारा लैंग्वेज खत्म हो जाए तो एक तरीके से वो संस्कृति अब किसी काम का नहीं होता है, धीरे धीरे उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, उस संस्कृति का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होता है। मतलब आपके कम्युनिटी का वो एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी होता है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए या उसे नष्ट नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो फिर आपका कल्चर धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये भी सही है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट ये है कि क्या जो नेशन है जिसमें यूनिटी की बात की जाती है, जिसमें एकता की बात की जाती है, भारत आपको पता है सबसे ज्यादा डाइवर्स सोसाइटी है दुनिया में। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में पाया जाता है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे बोले, चाहे वो कल्चर के नाम पे बोले, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे बोले, चाहे वो फूड के नाम पे बोले, हर तरीके से यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी के बावजूद जो भारत है बिल्कुल क्या है, एक है। और यही शायद इसकी ब्यूटी भी है, जिसकी वजह से ये यूनिक दुनिया में माना जाता है। वैसे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें दोस्तों, तो प्राचीन में अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे प्रिवेलेंट लैंग्वेज हमारे इंडियन कल्चर में था वो संस्कृत था। संस्कृत के बाद ही धीरे धीरे सारे लैंग्वेज आने शुरू हुए भारत में। तो अगर प्राचीन इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इट इज संस्कृत, और हिंदी का ओरिजिन भी संस्कृत में है दोस्तों। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उनका मानना यह था कि हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज थोपना नहीं चाहिए।
उसके बदले में उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हिंदी को प्रमोट तो करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वाले की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि एक पूरा अगर नेशनल लेवल पे हिंदी को प्रमोट किया जाता है तो इससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे बात करें तो एक यूनिटी देखने को मिलेगी, एक कम्युनिटी तैयार होगा दैट इज हिंदी भाषी होगा। और इसीलिए कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमेशा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि पूरे स्टेट को एक तरीके से एकता के सूत्र में बांध के रखना, मतलब वो हर तरीके से ऐसे काम करना चाहती है या ऐसे पॉलिसीज बनाना चाहेंगी कि जिससे क्या हो कि सारे जो स्टेट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हो और अपने आप को क्या करें, एक फील करें। अब आते हैं हम तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में दो लैंग्वेज है। 1968 में इन्होंने क्या किया था, दो लैंग्वेज पॉलिसी को एडॉप्ट किया था, जिसमें वो लोग तमिल और इंग्लिश पढ़ते हैं। लेकिन आज के दिन में ये भी डिमांड है कि बाकी बच्चों का क्या, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, क्या उन्हें हिंदी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या उनको चूज करने की अधिकार नहीं है? क्योंकि दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि दो लैंग्वेज क्या होना चाहिए, नेटिव होना चाहिए। और तमिलनाडु में अगर देखा जाए इंग्लिश और तमिल है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी कहना यह है कि एक और लैंग्वेज ऐड करना चाहिए जो कि क्या हो, हमारा भारत का, और जो कि आपको पता है कि भारत का इंग्लिश नहीं है, ये ब्रिटिशर्स ने हम पे क्या किया था, थोप दिया था। और आज के दिन में इंग्लिश का जो बढ़ावा है बहुत ज्यादा है, और इसका रीजन है क्योंकि दुनिया भर में जो वेल पेइंग जॉब है सबको क्या चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल चाहिए। दैट्स व्हाई एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश। पहला तो रीजन ये हो गया, और दूसरा रीजन ये है कि इंग्लिश सीखने से क्या होता है, बाकी कंट्रीज में आप जाते हैं तो वहां पे आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी की वजह से सारे जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी क्या करे, इंग्लिश भी सीखे। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो देश से बड़ा होना चाहिए, या देश का जो यूनिटी है वो हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए बिना बायसनेस का। और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ भी गया होगा कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो स्टेट में हो, किसी भी चीज को पॉलिटिसाइज कर देती है, जिसकी वजह से आम आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।